देखिए, हम लोगों ने जनवरी 2022 माह को कंप्लीट कर लिया था और पिछली जो हमारी क्लास हुई थी अप्रैल के लिए हुई थी। तो हम लोग अप्रैल को आगे बढ़ाएंगे क्रम बाय क्रम एक-एक क्लास करके। उसी तरह से हम जनवरी को कंप्लीट करने के बाद फरवरी और मार्च ये 2 महीने के सेशन को कंप्लीट करके फिर दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर 2021 की तरफ चल पड़ेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूँ कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने 2021 के और 5 महीने ये 5 महीने 2022 के, इनको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। यानी कि जनवरी से लेकर 31 मई तक का 5 महीने का करंट अफेयर्स और इससे संबंधित स्टैटिक पार्ट ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 ये 3 महीने, ये 8 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पीछे के जो लगभग 7 महीने हैं आपके, 7 से 8 महीने, उनमें कितना करना है वो मैं ही बता दूंगा आपको। पढ़ाना तो पूरा ही है मुझे, परंतु जो एक एरिया जहाँ पर संभावना है ज़्यादा प्रश्नों की वो ये है 8 महीने की, और इसमें भी अभी जो पढ़ा रहा हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो सभी को शुभकामनाएं। आइए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं फरवरी 2022, हाँ जी, फरवरी 2022 के मुद्दे को। सबसे पहला मुद्दा जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये छपा हुआ है। छपा हुआ का मतलब है ये नाम आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा। माधवीपुरी बुच, ये जो माधवीपुरी बुच है ये आपके एग्जामिनेशंस में आकर बैठ चुकी हैं, और इनसे जुड़ा हुआ जो नाम है, एक अन्य नाम अजय त्यागी, ये भी इनडायरेक्ट वे में पूछा जा सकता है, और तीसरा नाम है सेबी। 1, 2, 3, और इसमें भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है माधवीपुरी बुच, दूसरा सेबी, पूरा का पूरा संस्था स्टैटिक पार्ट में, और इससे पहले अजय त्यागी। तो माधवीपुरी बुच जो है वो सेबी की नई अध्यक्ष बनी है। ठीक है, ये है वो महिला। अब माधवीपुरी बुच के बारे में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये पहली गैर आईएएस महिला है जो कि इस पद तक पहुंची। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के अध्यक्ष बनने वाली पहली गैर सरकारी कर्मचारी बोल लीजिए, गैर सरकारी अधिकारी है ये बोल लीजिए। दूसरा, हाँ जी, 7 स्टार, बिल्कुल सही बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि माधवीपुरी बुच SEBI सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की अध्यक्ष बनी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेबी का कार्य करता है, उसकी स्थापना कब हुई है, उनके वर्तमान अध्यक्ष, ये किस तरह का निकाय है, क्योंकि कमीशंस वाले पोर्शन तो यूनिट 10 में इसके स्टैटिक पार्ट के प्रश्न बनते हैं। तो सेबी को ध्यान दीजिए, माधवीपुरी बुच ध्यान दीजिए, और जब आप मुख्य परीक्षा देने जाएंगे तो 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अपग्रेडेड टेस्ट सीरीज़ में या फिर अब प्रश्नों को पढ़ाते समय मैं ध्यान या कोशिश कर रहा हूं कि जहां मैं आपको बता सकूं कि ये मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वहां भी मैं हाईलाइटेड करता चलूं। माधवीपुरी बुच 3 अंक में आपसे पूछी जा सकती है, और सेबी के बारे में भी 3 अंक में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 2 से 3 लाइनें लिखनी होगी, काम हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 फरवरी 2022 को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 27 फरवरी 2022 की घटना है। राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण या राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे इसको कहा जाता है। पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये मनाया गया है 27 फरवरी को। सामान्यतः इसको पोलियो रविवार के नाम से जाना जाता है। एक सामान्य सी घटना है, 2 स्टार, इसको लगा लीजिए। प्रश्न आपसे ये बनेगा, भारत में वाइल्ड पोलियो वायरस का अंतिम जो मामला था वो 13 जनवरी 2011 को दर्ज किया गया था, और अब तक भी जो गिने चुने मामले हैं बस उनको हम समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। WHO के अनुसार भारत में पोलियो समाप्त हो चुका है। ठीक है, अभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे कुछ राज्य बचे हैं, कुछ स्टेट बचे हैं, कुछ देश बचे हैं जो कि पोलियो से ग्रसित है और इसी वायरस को कैरी ऑन कर रहे हैं। अगर ये भी इसको कंट्रोल कर लेते तो विश्व में पूरी की पूरी आपदा समाप्त हो जाती। फरवरी 2022 माह, एक अन्य महत्वपूर्ण नाम है भारत की सादिया तारिक। सादिया तारिक के बारे में ध्यान दीजिएगा। मैं बड़ा गौर कर रहा हूँ इन बातों पे कि जब भी नरेंद्र मोदी जी किसी खिलाड़ी, किसी व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं, किसी पर बात उठा रहे हैं या फिर फोकस कर रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। अभी UPPSC का आपने पेपर देखा हो, कई सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ देखे जिनको आप लगा चुके हैं। अगर आपने वो एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता लगेगा। खैर, और वहाँ पे भी ये ट्रेंड मैंने देखा है। सबसे पहली बात तो ये वुशु खेल की खिलाड़ी है। भारतीय वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने क्या किया है, मास्को जो कि रूस में है, मास्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में जूनियर टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है।
सादिया तारिक जम्मू कश्मीर की रहने वाली दूसरी महत्वपूर्ण बात है। ठीक, फरवरी माह के 22 से 28 फरवरी की तारीख के बीच में मॉस्को में वुशु स्टार चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें इन्होंने खिताब हासिल किया। इनमें 15 सीनियर खिलाड़ी और 23 जूनियर खिलाड़ी और 15 सीनियर खिलाड़ी सहित कुल 38 खिलाड़ियों ने भाग किया था। और उसमें ये जो लड़की है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि नंबर 1 राज्यवर्धन सिंह राठौर, अगर आपने ध्यान दिया हो तो डबल ट्रैप शूटिंग में ये ओलंपिक पदक विजेता है, बाद में केंद्रीय मंत्री भी रहे। पूर्व खेल मंत्री और एथेंस ओलंपिक पदक विजेता राज्यवर्धन राठौर ने सोशल मीडिया पर सादिया तारिक को बधाइयाँ दी और उसी तरह से इस वुशु खिलाड़ी को बधाई देने में नरेंद्र मोदी जी भी शामिल थे। ये महत्वपूर्ण घटना है। इसके कारण ये जो बच्ची है सादिया तारिक, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। मैं आपको बताऊं कि इसको आप 5 स्टार लगाएं, काम आसान हो जाएगा आपका। 5 स्टार दे रहा हूं मैं इसको, ये मामला बनेगा। ठीक है, यहाँ से बनेगा। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, इसके बाद में एक ऑपरेशन है। हर साल कोई ना कोई ऑपरेशन पूछा जाता है। इस बार एक ऑपरेशन जो कि आपके पेपर पे छपा हुआ है, फिर से कह रहा हूँ, ऑपरेशन गंगा। हलवा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं, परंतु अगर हलवा भी आपको पता है कि खाने में क्या परोसने वाले हैं, आपको पता मिल जाए तो कर दीजिएगा। ये है ऑपरेशन गंगा, ये छपा हुआ है आपके पेपर में। बात समझे? ऑपरेशन गंगा किसने चलाया? भारत सरकार ने। भारत, रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव चल रहा है, वहाँ पर जो स्थितियाँ गंभीर हुई, ऐसी स्थिति में न्यू फ्लाई जोन घोषित किया गया और अब इसी स्थिति में बहुत सारे भारतीय वहाँ फंस गए। तो भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया भारतीय नागरिकों को लाने के लिए, और फ्लाइट से, एरोप्लेन से उनको भर भर के यहाँ ले आए। ये सारी कथा कहानियाँ पूरे 15 दिन या महीने भर सुर्खियों में रही है फरवरी माह में, ध्यान, फरवरी और मार्च के महीने में। तो ऑपरेशन गंगा पूछेंगे आपसे। अधिकांश मामलों में यूक्रेन में पढ़ रहे बच्चे हैं ये, जो कि MBBS करने के लिए, अधिकांश मामलों में MBBS करने के लिए वहाँ गए थे। इसके अलावा कुछ अन्य भी थे। 28 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं CV रमन के बारे में। और मैंने देखा है कि ये प्रश्न या तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछते हैं या फिर CV रमन के बारे में पूछ लिए जाते हैं। 18 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया, और इस दिन बहुत सारी किताबों में क्या लिखा है, CV रमन का जन्मदिन है। ये बकवास बात है। बस ध्यान दीजिएगा कि 28 फरवरी को इन्होंने अपने जो खोज थी रमन प्रभाव की, उस पर घोषणा की थी। इसके कारण ही काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जब इन्होंने घोषणा की 1928 में, तो उसके बाद में अगले साल 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के पहले भौतिक विज्ञानी थे जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार मिला था, 1930 में मिला था। 1986 में 28 फरवरी को भारत सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित कर दिया, ताकि उनकी जो डेडिकेशन है, उनका जो योगदान है, उसको याद रखा जा सके। नेशनल साइंस डे 2022, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। बस इतना ध्यान रखिए। अब बात करेंगे CV रमन के बारे में। सबसे पहली बात, कहाँ पर जन्म हुआ है? 1888 में, ये नहीं पूछेंगे। आंध्र प्रदेश के तिरुचि, और भी गांव ढूंढना है तो तिरुवनेकवल नामक गांव में, तिरुचि जिला है और आंध्र प्रदेश में। उसके बाद में कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में इन्होंने ये प्रयोग किए और अपनी खोज प्रस्तुत की। 28 फरवरी 1928 को इन्होंने अपने जो कहें कि खोज है उसकी घोषणा की, और उसके ठीक 2 साल बाद 1930 में इनकी खोज को रिकग्निशन मिला, 1930 का नोबेल पुरस्कार। भारत सरकार ने क्या कहा, 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की घोषणा की, 1987 से ही मनाया जाना शुरू हो गया। ठीक है, यह भी किताबों में 86-87 का लफड़ा है, क्लियर कर दिया है। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया इन्हें, बहुत अच्छी बात। और CV रमन का जो कार्य है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के क्षेत्र में देखा जाता है, रमन इफेक्ट, CV रमन। तो ये जो जानकारियाँ थी 5 स्टार मान लीजिए, और ये स्टैटिक पार्ट जो है वहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, 28 फरवरी 2022 को दुर्लभ रोग दिवस भी मनाया जाता है, रेयर डिजीज डे RDD मनाया जाता है 28 फरवरी को। एक्चुअली फरवरी के अंतिम दिन, ये 29 फरवरी को मनाया जाता था शुरुआत में, पर जिस साल ये 28 तारीख को होता है 28 को मनाते हैं, जिस साल 29 को होता है 29 को मनाते हैं। इस साल 28 तारीख को था
28 को मनाया, आखिरी दिन यही था। दुर्लभ बीमारियों के लिए मनाया जाता है और 29 तारीख को फरवरी का अंतिम दिन को इसलिए चुना गया क्योंकि ये भी रेयर दिन है, 4 साल में एक बार ही आता है। तो दुर्लभ बीमारियों की स्थिति में बहुत सारे लोग पिछड़े हुई स्थिति में होते, तो उनको सहयोग देने के लिए दुर्लभ रोग दिवस पहली बार 2008 में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज़, यह जो संस्था है इसके द्वारा मनाया गया। रेयर डिजीज डे ISUPPORT नामक जो संस्था है उसके द्वारा मनाया गया है। ठीक, अब इसी पर चर्चा कर लेते हैं। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज़, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना 1997 में हुई है। मुख्यालय पेरिस यानी कि फ्रांस में है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, 3 स्टार लगा लीजिए, इसको काम आसान है। इसके बाद में आ जाइए मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को पहले भी पूछा जा चुका है। यूनिट 8 में स्पोर्ट्समैन का नाम आप हमेशा ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, कभी भी पूछा जाएगा। जैसे कर्णम मल्लेश्वरी को कभी भी उठा के पूछ लेते हैं, वैसे इनका भी मामला है। तो मीराबाई चानू, ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है हमेशा। 5 स्टार इसी नाम पर हमेशा लगा के रखिए, कभी भी उठा के पूछेंगे। सबसे पहली बात तो करती क्या है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये भारोत्तोलक है, वेट लिफ्टर हैं ये, ठीक है। मीराबाई चानू 2020 के टोक्यो ओलंपिक जो कि 2021 में हुए थे, मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था, याद है कि नहीं है, ठीक है। और भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली महिला बनी थी टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ें। इसके अलावा इन्होंने 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिता थी 2022, उसमें 55 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अभी की बात है। और इस प्रतियोगिता में उन्होंने कुल 191 किलोग्राम वजन उठाया, 86 और 105 दो स्टाइल्स में, और ये काम हो गया। तो मीराबाई चानू को 5 स्टार मान लीजिए, भारोत्तोलन मान लीजिए। इसके अलावा ओलंपिक में जो पदक है इनका, जो रजत पदक है, उसको ध्यान दीजिएगा, पहला पदक विजेता यही थी। इतना हो गया, बढ़िया। मीराबाई चानू को 5 स्टार लगा लिया आपने। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि कुछ युद्धाभ्यास वगैरह पूछे जाते हैं, तो आप इनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करें, जैसे आए उनको 3 स्टार मानिए और उनको याद करने की कोशिश करें। किस्मत अच्छी रही, एक युद्धाभ्यास उठा के दे देंगे आपको, उसको ध्यान रख लीजिए। आंसर करना है कि भैया किन 2 देशों की सेनाओं के मध्य हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये 3 चीज़ें याद रखनी। उसके अलावा कौन कौन से हथियार मिसाइल यूज़ किए गए, कितने लोग इकट्ठे हुए, हमें से कोई मतलब नहीं, ठीक। फरवरी 2022 माह में पूर्व धर्म गार्जियन 2022 ध्यान दीजिएगा कि इसको गार्जियन 2022 भी कहा जाएगा। पूर्व धर्म गार्जियन की जगह अगर इसको केवल गार्जियन भी बोल दें तो बुरा नहीं मानना, आप बोलना कि सर गलत प्रश्न है, ऐसा नहीं है। गार्जियन 2022 भी लिख दे, गार्जियन 2022 लिख दे तो भी परेशान नहीं होना है, कुछ नहीं करना है। गार्जियन की बात करें तो भारत और जापान की बात कर लेनी है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास, ठीक है, का 3रा संस्करण हुआ है। कहाँ पर बताएं? हाँ जी, 3रा संस्करण संपन्न हुआ है बेलगाम, कर्नाटक में। बेलगाम को वर्तमान में बेलागवी कहा जाता है, परेशान नहीं होइएगा। 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में संपन्न हुआ। भारत और जापान के जो थल सेना है उनके मध्य यह गार्जियन 2022 पूर्व धर्म गार्जियन 2022 युद्धाभ्यास हुआ, 3 स्टार। इसके बाद में एक इंडेक्स है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 या कहें कि 2022। भारत की स्थिति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में 55 देशों में जो भारत का स्थान है वो 43वें क्रम का है, 43 नंबर पर 43 जो पोजीशन रही है 55 लोगों में। अब ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसके लिए आप ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ठीक, ये कहाँ का संस्थान है? ये अमेरिका का संस्थान है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन सेंटर फॉर पॉलिसी द्वारा ये जारी किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, यह उन मानकों पर स्थापित है जिसके अंतर्गत किसी देश में अगर कोई नया इनोवेशन होता है, इनोवेशन किस तरह का, बौद्धिक क्षमता का, तो उसको कितना संरक्षण दिया जा रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को संरक्षित करने का जो प्रयास है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के संदर्भ में या उसके संरक्षण में किस तरह का कार्य हो रहा है। अब भारत की पोजीशन तो 55 देशों में 43 हो गई, ये प्रश्न दिमाग में आ गया आपके। अगर आपसे पूछे कि पहले स्थान पर कौन सा था, तो पहले करिएगा यूएसए, दूसरा यूनाइटेड किंगडम, तीसरा जर्मनी, चौथा स्वीडन, पांचवा फ्रांस। मैं आपको सूचित कर दूं कि हर साल जितने भी पेटेंट या कॉपीराइट के मामले आते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनमें सबसे ज़्यादा कॉपीराइट जो है वो अमेरिका को मिलता है। ठीक, तो सीधी सी बात है, इस इंडेक्स में उनका पहला स्थान होना ही था।